जी सर आ रही है। इस तरह आ रही है। just a minute, मैं कुछ लोगों को और को ऐड कर लूँ फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अपनी। स्क्रीन शेयर हो गई आपके सामने मेरी? सर हो रही है। यस सर आ गई। ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 को ख़त्म किया था। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 से पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने असाइनमेंट अभी अपलोड नहीं किया। असाइनमेंट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सो चैप्टर नंबर 13 का जो टाइटल है एक्चुअली दैट इज काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सो चैप्टर नंबर 12 के हिसाब के लेके की तरह आप चैप्टर नंबर इसमें पार्टिकल की ही हम डायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं। और सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम सिर्फ काइनेमेटिक्स की में डील कर रहे थे, कि यहाँ पे काइनेटिक्स भी आ गया। काइनेटिक्स से मुराद क्या है आपकी? हमने ये बात डिस्कस की थी, काइनेमेटिक्स जो है वो सिर्फ डील करती है डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, जबकि जो चीज़ उस बॉडी को मूव करवा रही है या रोक रही है हमें उसे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, व्हिच इज एक्चुअली फोर्स, राइट? बट काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स या मैकेनिक्स दैट डील्स विद the agent which is causing or the motion or which is stopping the motion. So that is called kinetics, right? तो हम चैप्टर नंबर 13 जो है वो काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल है। मूविंग फर्दर हम सबसे पहले बताऊँ मुझे व्हाट न्यूटन्स के जो 3 लॉज हम पढ़ते हैं जो फोर्स से रिलेटेड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है कि बॉडी जो है वो बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट and it will move with the constant velocity until and unless an unbalanced force acts upon it, right? मतलब क्या है इस बात का कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, रुकी रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स से मूव नहीं करवाती, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट विल कीप मूविंग विद दैट वेलोसिटी until and unless कि अनबैलेंस फोर्स उसे उसकी वेलोसिटी को चेंज ना करे। ये बात सबको पता है, इसमें कोई मसला पहले लॉ में। सेकंड लॉ बेसिकली क्या है, वो उस फोर्स को क्वांटिफाई करता है। सेकंड लॉ न्यूटन का कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, एक्सेलरेशन के साथ है, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो मास ऑफ द बॉडी है, मतलब F = ma। रिमेंबर दिस इक्वेशन गाइस? यस सर। ये बात पता है, राइट? तो पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ बेसिकली फोर्स को क्वांटिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ F = ma, जिसमें F जो है फोर्स है, m मास है, एक्सेलरेशन जो है वो a है, राइट? अच्छा, एक और बात ये है कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी आपको सबको बात पता होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि F = ma में a अगर एक्सेलरेशन है और m जो है वो स्केलर टर्म है, क्या मास वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है? मास कांस्टेंट हो सकता है? मास की हो सकते हैं कंपोनेंट्स? जी गाइस? नो सर। नहीं, राइट। मास जो है वो कांस्टेंट होता है? नहीं सर, मास की नहीं सर। mx my mz नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मास जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है किसी बॉडी का। ओके गाइस, प्लीज अपना कैमरा बंद कर दो, इसमें मसला ये होगा कि थैंक यू। सो F = ma में मास जो है वो फिक्स है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर फंडामेंटल वेक्टर थ्योरी, any scalar term multiplied with the vector is also a vector. So अगर आप गौर करो कि m अगर स्केलर है और a जो है वेक्टर है, तो m times a is a vector quantity that is force, right? ये बात आपको सबको पता है। अब सवाल ये कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी के ऊपर एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है F1 and F2। what would happen कि अगर F1 and F2 बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली एक्ट कर रही है एट सर्टेन ओरिएंटेशन, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो F जो है वो किसके बराबर होती है? ma के। बट आपने ये बात पहले पढ़ी थी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में कि F = ma, वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करती थी। बट यूजुअली किसी बॉडी के ऊपर ऐसा जरूरी नहीं कि एक फोर्स एक्ट करे, बल्कि मल्टीपल फोर्सेस भी एक्ट कर सकती हैं। तो मल्टीपल फोर्सेस भी एक्ट कर सकती हैं बिकॉज आपके पास, अच्छा, जो F = ma में फोर्स है वो बेसिकली क्या होगी? उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। ये बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सर दोबारा बताएंगे? बता रहा हूँ, देखो लेट्स से ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर F1 and F2 अप्लाई हो रही है, ठीक है? F1 and F2 को जब अगर मैं वेक्टर सम करूंगा ना, वेक्टर सम मतलब कि मैं इनको जस्ट लाइक वेक्टर सम कर रहा हूँ, हेड टू टेल अप्लाई कर रहा हूँ या ज्योमेट्री अप्लाई कर रहा हूँ, सर उनका रिजल्टेंट
जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का, वो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी F इक्वल्स टू ma के, राइट? गॉट इट? यस सर। ये बात समझ में आ रही जी है? सर, समझ में आ रहा गॉट इट, गुड। चलिए, Yes, sir. सर सर आपके पास F इक्वल्स टू ma में जो F है ना, F इज बेसिकली द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो किसी बॉडी ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे F1 एंड F2 आर टू फोर्सेस, जब आपने उसको सम किया तो FR आ गया। जी हरीश बोलिए। सर, रिपीट कर दें, थोड़ी आवाज आपकी सही नहीं आ रही थी। ओके सॉरी, अब आ रही है ठीक है आवाज? जी सर, अब सही है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर मैं उन दोनों को वेक्टर सम करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स बराबर किसके होगी? ma के, और वो जो मोशन है वो उसी रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग या उस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक हो ये बात? जी जी गाइस, ठीक है? क्लियर है सर। ओके गुड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, समीशन एफ का मतलब क्या है? तमाम फोर्सेस का सम है, और m जो है मास एक्सेलरेशन। एनीवेज वी ऑल नो दिस, राइट? आगे चलते हैं। सिमिलरली जिस तरह के हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हम यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन को किसी फ्रेम और रेफरेंस के से हिसाब से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम एक एक्सेस ड्रॉ करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें x y z होगा और पार्टिकल मूव कर रहा है उस रेफरेंस, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसकी लोकेशन जो है वो हम डिनोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x y एंड z। सो दैट्स नथिंग न्यू, सेम थिंग है, इसमें कोई ऐसी इशू खास बात नहीं है। सो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है? एनी आइडिया? सिस्टम गाइस, सिस्टम क्या है? हेलो? सर जिसको हम स्टडी करते हैं फोर्स। काम हो रहा। एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन इज सिस्टम, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, जो सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन हुई हुई है डॉटेड लाइन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड देन दोस पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इस सिस्टम की बाउंड्री डॉटेड लाइन है, इसके बाहर जो कैपिटल F की वैल्यू है, यू कैन सी इट, F1 की वैल्यू है वो एक्सटर्नल फोर्सेस है, और जो स्मॉल fi सॉरी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है कैपिटल, और स्मॉल fi जो है वो आपके पास इंटरनल फोर्सेस है। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि कैपिटल फोर्सेस, कैपिटल जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं प्लस इंटरनल फोर्सेस का जो है वो, अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, स्मॉल पार्टिकल, इसकी जो I से डिनोट करता हूँ, तो I पर जो तमाम फोर्सेस ऐड कर रही हैं वो F1 एंड fi एंड कैपिटल fi एंड स्मॉल fi है, बराबर किसके? mi के। मास mi क्या है? इस पार्टिकल का मास, ai जो है वो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, राइट? कोई मसला यहाँ तक? सो when you add these two forces which are acting on this small particle I, you are getting the mass time acceleration. But what is happening, अगर मैं तमाम पार्टिकल जो फोर्सेस ऐड कर रही हैं fi, वो समीशन कर रहा हूँ, and then I am summing all the internal forces on the particle, इनका मैं सम करूँ तो मेरे पास समीशन ऑफ mi ai आ रहा है, करेक्ट? तो मसला आता है। अब नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल होता है क्या? समीशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, जो इंटरनल फोर्सेस पार्टिकल्स की आपस में लग रही हैं कि वो रिपेल कर रहा है या वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि ओके, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, स्मॉल फोर्सेस, जो दोज फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन बिटवीन द पार्टिकल्स आर एक्चुअली जीरो, ठीक है? उनका समीशन जीरो है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट व्हेन यू सम देम दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो आपके पास जो अगला जो टोटल फोर्स है बॉडी की, जो सिस्टम है उसकी फोर्स किससे बराबर? समीशन fi के, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बराबर किसके? समीशन ऑफ mi ai के, राइट? आपके पास टोटल जो फोर्स है, समीशन f बराबर किससे हो गया? मास टाइम ag। g का मतलब क्या होता है? इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है? पॉइंट ये कि although this is the way we do the analysis in this particle mechanics, the thing is that यहाँ पे जो ag है वो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, बट वो जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बेसिकली डिनोट किससे हो रहा है? उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे एक्सेलरेशन है। एनीवेज, इसमें कोई मसला, किसी को कोई इशू है? No, sir. ओके, तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आपके पास किसी सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज
उनका जो नेट इफेक्ट है वो 0 है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको हम इंक्लूड कर देते हैं टू गेट द मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है जी। सिमिलरली जब हम आगे चलते हैं तो वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस सिंपल, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी तो स्टैटिक्स में आपका देखते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड होता है और वहां पे उन तमाम समीशन का उनका सम क्या होता है? 0, राइट? याद है? Yes, sir. Yes, sir. समीशन ऑफ एफ एक्स 0, समीशन ऑफ एफ आई 0, समीशन ऑफ एफ जेड 0। ये क्यों होता है? बिकॉज दैट्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे है? जी सर। Sir, equilibrium. But here we do not have an equilibrium. हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास मोशन हो रहा है। We are dealing with dynamics. We are dealing with mechanics. हम डायनामिक्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास समीशन ऑफ फोर्सेस जो है along x axis, along y axis, समीशन fx i, समीशन fy j and समीशन fz k equals to किसके बराबर है? mass time acceleration along x axis, mass time acceleration along y axis and mass time acceleration along z axis. इसमें किसी को इशू? जी नो सर। कोई मसला नहीं है, नो इशू। हाँ भाई गाइस, नो प्रॉब्लम। No, sir. यस सर, क्लियर है। Clear है। ओके गुड। सो आप फोर्स को सम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं एंड द समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर किसके होगा? मास टाइम एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज एक्सेलरेशन खुद भी तो एक वेक्टर है ना, तो जो उसका जो एक्स एक्सिस होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं मास से तो मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स आएगी। यहाँ पे mx नहीं लिखा बिकॉज मास का मास डज नॉट हैव डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पे mx my की सेंस नहीं बनती। एनीवेज आगे चलते हैं। जहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। You have already known these things for like from your elementary classes. So let's move on up to a numerical. अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आपके पास जो इक्वेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ एक इक्वेशन ऐड हुई है जो कि f इक्वल्स टू m है। बाकी तमाम इक्वेशंस वही हैं जो आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी हैं। इसमें कोई मसला आपको? आपकी जो तमाम इक्वेशंस थी काइनेमेटिक्स की, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन करनी होती है, इंटीग्रेशन करनी होती है, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेशन इक्वेशन जो आती है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट की और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की, वो तमाम इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। बट इन एडिशन टू दोज इक्वेशंस, सिंस दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट टॉपिक, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड हुई है। वो क्या है कि इसमें जो बॉडी जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रही है वो फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फोर्स इक्वेशन आप ऐड कर दोगे, दैट इज F इक्वल्स टू m है। कोई मसला यहाँ तक? कोई इशू नहीं है? अच्छा गाइस, No, sir. बिसाइड दिस प्लीज भाई आप यहाँ पे चैट में ना अपने नाम और अपना आईडी लिख दो, अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है? प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा। सर इसको फुल स्क्रीन कर दे। तो इसकी नहीं हुआ? नो सर। यार बोलो ना भाई, आई डिडंट नो दैट ये फुल स्क्रीन नहीं हुआ। एक मिनट चेक करना था मुझे। ओके अब हुआ जी? अब हुआ है फुल No, स्क्रीन? sir. सर हो के हट गया सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एक सर इसमें नेक्स्ट स्लाइड भी शो हो रही है। हाँ मैं समझ गया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। मैं मेरे पास छोड़ो सर, इनको बोले जूम कर लें। अच्छा नहीं जूम नहीं करो भाई, हो गया। आप बताओ जरा, कुछ हुआ? नहीं हुआ? एक मिनट होल्ड। नो सर। नहीं हो हुआ सर। सर, कुछ भी नहीं। अब हो जाएगा। अब हो गया? अब हो हो गया गया। सही। यस सर, सही। थैंक यू। सही है भाई, अब हो गया। चलो भाई एक सवाल देखते हैं। अच्छा यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ कि वी विल बी यूजिंग द ओल्ड इक्वेशंस, तो इसमें कोई नई बात नहीं सिवाय f इक्वल्स टू m है और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल देखते हैं जस्ट टू हैव अ स्टार्ट। सवाल ये कि भाई 50 kg क्रेट है हमारे पास। जी अजीज साहब फरमाइए। सर आपने बताया था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद इक्वेशंस लिखी हुई आएंगी, तो इसमें तो नहीं लिखी हुई। यार लिखी हुई नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको भाई। और बताओ? सही है। मैं आपको दे दूंगा, आप बस टेंशन मत लें, आप पढ़े बस। इसमें अगर सवाल इक्वेशन नहीं लिखी हुई तो इक्वेशन पेपर देखो, बुक के आखिर में जो प्रॉब्लम है ना वहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी होती ना, बट यू कैन यूज द इक्वेशन फ्रॉम द चैप्टर। तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही बट इक्वेशन आप यूज कर सकते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है? यू कैन यूज दैट, सही राइट? है सर, सही। तो इक्वेशन है कितनी? 4 इक्वेशन है। एनीवेज सवाल देखते हैं। A 50 kg crate rests on a horizontal surface for which the coefficient of kinetic friction is mu k equals to 0.3. If the crate is subjected to 400 Newton towing force as shown in the figure, determine the
velocity of the crate in 3 seconds starting from the rest. अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि भाई crate है 50 kg का है, जो कि एक सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हुआ है. अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन फ्रिक्शन क्या होती है? मतलब बेसिक सी बात है, कॉन्सेप्ट पुरानी बात है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ. जो सर आपकी मोशन को रेजिस्ट करती है. मोशन को रेजिस्ट करती है, एग्जैक्टली. तो मोशन वो फोर्स है जो कि आपकी मोशन के ऑपोजिट होती है, राइट? ठीक है. और फ्रिक्शन होती है दो सरफेसेस के दरमियान. तो फ्रिक्शन डिफाइन होती है थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये बात भी आपको पता होगी, राइट? तो हमारे पास एक क्रेट है जो कि सरफेस पर रखा हुआ है, और सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है, और उस पर एक टोइंग फोर्स लग रही है. टोइंग फोर्स मतलब कि उसको रस्सी बांध के खींचा जा रहा है, ठीक है. वो P जो है वो 400 न्यूटन है. नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है. पहली फोर्स जो है वो 400 न्यूटन है, जो उसको टो कर रही है, जो यहाँ नजर आ रही है. दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे x y यहाँ नजर आ रहा है, और राइट साइड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है, बिकॉज सिंस द फोर्स इस तरह की है, वो मूव भी ऐसे करेगी ना यार. ओके, वन मोर थिंग, हमारे पास इस मोशन के अगेंस्ट जो F है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो किसके बराबर है? 0.3, मतलब जो कि आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. और NC क्या है? व्हाट इज NC? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन NC हियर? रिएक्शन फोर्स. एग्जैक्टली, रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल कंपोनेंट. नॉर्मल कंपोनेंट नहीं, नॉर्मल फोर्स है जो जमीन आप या जो ग्राउंड है वो लगा रहा है क्रेट के ऊपर. सिंस द क्रेट इज ऑन द यस सर. जो ग्राउंड है वो उसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है. तो हमारे पास एक फोर्स जो है वो NC है, जो अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में है. वी हैव F व्हिच इज द फ्रिक्शन फोर्स सिंस द क्रेट इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस. तो F किसके बराबर है? 0.3 व्हिच इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स NC. ये फार्मूला इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द इंटर योर हाई स्कूल क्लासेस, F बराबर होता है 0.3 NC के, and mu NC. Remember this relation, guys? Yes, sir. Friction force मिलती है coefficient of friction multiplied by the normal force, right? But एक force है 490.5. ये कौन सी force है? Can anybody tell me? वेट की फोर्स. Weight है 50 kg. क्रेट का वेट है. Exactly, crate का weight है 50 kg multiplied by 9.8. ये आ गया आपके पास, and you have 400 Newton, which is the towing force, right? अब सवाल क्या है कि हमें निकालना है कि determine the velocity of the crate in 3 seconds, right? तो आपके पास velocity कैसे निकलेगी? हमने सब कुछ कर लिया. Now let's write the equation in x-axis. पहले हम लिखते हैं x-axis में equation. ये फिगर नजर आ रही है आप लोगों को? मुझे बताओ कि अगर x राइट साइड पे पॉजिटिव है, और अगर मैं इन तमाम फोर्सेस को सम करता हूँ अलोंग x-axis, तो 400 का cos कंपोनेंट आ गया एक फोर्स, because I am writing summation of Fx equals to max. 400 cos 30 minus 0.3 NC. Minus 0.3 क्यों है? क्योंकि this force which is dragging the crate is acting on the left hand side, right? Clear about? Sir. Yes, Right. sir. Is it clear? अच्छा, 400 cos 30 minus 0.3 NC equals to 50 Sir? C. 50 C. सर NC को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3 से? यार ये फोर्स है जिसको रोक रही है. मैं अलोंग x लिख रहा हूँ ना इक्वेशन. तो इस फिगर में बताओ कि x में कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? वो आपके पास वो है, कौन सी फोर्सेस हैं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. आपके पास जो फोर्सेस हैं x में कौन सी है? मुझे ये बताओ. सर एक 400 है और एक 0.3 है. 400 नहीं है, 400 cos कंपोनेंट है. 400 cos 30 ऐसे ही है. यस सर, बिल्कुल. और NC Yes, कौन? sir. 0.3 NC का है, वो फ्रिक्शन फोर्स है F, जो कि उसको रोक रही है. तो अगर बॉडी राइट साइड पे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट पर होगी, तो नेगेटिव आ गया इसलिए, राइट? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. बराबर किसके? दिस इज इंपॉर्टेंट. बराबर किसके के? MA के. फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी along the x direction is equals to MA. ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो 50 MA A जो एक्सेलरेशन है. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे दो वेरिएबल है. A हमें पता नहीं है, NC पता नहीं है, बट we can write the equation along y axis. अब y में कौन सी फोर्स लग रही है? एक फोर्स जो है NC है, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है. We have the weight of the part object जो कि नीचे की तरफ है, और we have a towing force, उसका y component which is sin 30. Clear about? Equals to 0. Why 0? Because there is no acceleration along y-axis. That's why m times a y 0 के बराबर है. So now we have two equations. We have and two variables. We can simply find NC and A.
which are coming out. सेकंड इक्वेशन वापस रिपीट कर दें। सर ये एनसी वर्टिकल उसमें कैसे लग रहा है? वर्टिकल बच्चे, एनसी तो रिएक्शन फोर्स है ना यार। अच्छा ठीक है। देखो हर फोर्स का रिएक्शन 0.3 एनसी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। एनसी जो है वो खुद तो रिएक्शन फोर्स होगी ना, जो कि वर्टिकल अपवर्ड लग रही है। -490 का मतलब क्या है कि जो वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, और 400 sin 30 का मतलब क्या है कि जो टोइंग फोर्स है उसका साइन कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? नहीं समझ? ठीक है सर एनसी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के साथ? देखो 0.3 एनसी क्यों कर रहे हैं, ये बस पूछना है। देखो एनसी वर्टिकल फोर्स है, बिल्कुल है, बट फ्रिक्शन फोर्स की जो डेफिनेशन है, मैं उसको, वो क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द रिएक्शन फोर्स। लिसन मैन, आ गया सर। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है मुझे बताओ। फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या है? एनसी, जो वर्टिकली अपवर्ड है, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हाँ भाई, ओके सर, यस सर। जब आप y में लिखते हो तो एनसी आएगा ऊपर, 490 नीचे की तरफ है, और 400 जो ऊपर। मगर यहाँ 0 क्यों आ रहा है? कैन एनीबॉडी? सर y एक्सिस में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही ना, तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। ऊपर नहीं है। नो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एनसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 290, और a की वैल्यू आ रही है 5.1। that which means the box is accelerating at this acceleration, right? अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या था? निकालना हमें ये था कि we have to find the velocity of the crate at 3 seconds, right? ऐसे ही था? हाँ भाई। यस सर। Now मुझे velocity निकालनी है 3 seconds में। कैसे निकालूंगा? VF equals to VI plus AT. Exactly. VF equals to VI plus AT. VF कितना है? VF unknown है। VI कितना है? Crate 0, rest 0, A आपको पता है 5.1085, T 0 3 सेकंड। VF आ गई? निकाल लोगे? All good? सर इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? Sorry? इसकी एक्सेलरेशन सर कांस्टेंट है? दोस्त निकल के आ रही है ना 5.185, तो कांस्टेंट ही है ना ये, या वेरी कर रही है? कांस्टेंट है ना ये, नंबर है ना यार। क्लियर है बात? कोई मसला नहीं? सही है सर। यस सर। बैक ठीक है सर। ओके, एक सवाल और देखते हैं। सर ये 400 sin 30 बता दे बस, ये कैसे आया? मुझे बताओ कि इस बॉक्स के ऊपर जो y एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं कौन कौन सी, मुझे आप बताओ सर। y एक्सिस में इस बॉक्स पर कौन सी फोर्स लग रही है? एक एनसी लग रही है जो ऊपर की तरफ है, आ गई फर्स्ट टर्म। वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है 490.5, और 400 जो एक एंगल पर ऐड कर रही 30, तो उसका साइन कंपोनेंट होगा ना वर्टिकल अपवर्ड, इसलिए आ गया। ओके सही सर। ठीक हो गया? ओके सर। ऑल गुड? ठीक है, थैंक यू। गुड। अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है कि a 10 kg projectile is fired vertically upward. एक प्रोजेक्टाइल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड। क्या गिवन है आपको? vi गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट टू व्हिच इट विल ट्रैवल। कितनी हाइट वो ट्रैवल करेगा जब पहला पार्ट एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नहीं है और पार्ट बी जो है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस जो है वो एफडी मतलब ड्रैग फोर्स या एयर ड्रैग जो है वो फंक्शन किसका है? v का 0.01 v स्क्वायर, where v is the speed of the projectile at any instant measured in meter per second. सवाल समझ में आया सबको? सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? सर आया नहीं, एक बार रिपीट कर दें। सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और उसका मास गिवन है 10 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। सवाल ये है कि जब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अब मुझे बताओ दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि जो रेजिस्टेंस है एयर रेजिस्टेंस, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम केस जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि हमें नहीं पता कि भाई हमें गर्ज नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं है, ठीक है।
तो आपका पहला केस क्या है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है उसको एफडी कह दिया, मतलब ड्रैग फोर्स कह दो या व्हाटएवर, उसकी वो फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का, 0.01 ऑफ v स्क्वायर। क्लियर है यस सर। जी? कोई इशू जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम? जी सर ठीक है। नो सर। अच्छा, अब देखो पहला पार्ट था वो बड़ा आसान सा है। पहला पार्ट ये है कि पहले बताओ इस बॉडी के ऊपर, इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्सेस ऐड कर रही है। एक फोर्स ऐड कर रही है, वो क्या है, उसका वेट है, ऐसे ही है। यस सर। केस यस वन, सर, बस ऊपर फायर। केस ए की बात कर रहा हूँ, इसमें एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब ऊपर जा रही है तो उसका वेट उसे डाउनवर्ड खींच रहा है। तो वेट कैसे निकालेंगे, 10 टाइम 9.81, इसमें कोई इशू, सिंपल है राइट जी? यस सर। Now, यस सर सर। तो इस पहले पार्ट को हम चैप्टर नंबर 12 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थ्रू बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स के टर्म में, राइट। अब देखो समीशन, अगर मैं z को ले रहा हूँ वर्टिकल, तो वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है 98.1 which is negative 9.98.1 and that's the force along z direction which is equals to ma, ऐसे ही होगा। लेकिन सर एफडी भी तो लग रहा है, एफडी फोर्स नहीं लग रही। fd कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, पहला पे ये पार्ट 0. बच्चे, पहला पार्ट देखो, अच्छा सही 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 है। नेग्लेक्टेड। तो एक फोर्स जो है वेट है वो किस तरफ ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड, और सिर्फ वेट ही ऐड कर रहा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, राइट? हाँ भाई, ऑल गुड? यस सर। कमिंग आउट टू यस सर सर। माइनस 9.81, एक्सेलरेशन वही आ रही है। अच्छा, अब ये बात जो है ये एग्जैक्टली वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि जब हम इक्वेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो हम इस तरह लिखते हैं कि माइनस 98.1 वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहे हैं, जो बराबर किसके, नेट फोर्स के, वो जो ma के बराबर आती है। अब एक्सेलरेशन आपके पास माइनस 9.81 आ गया। अब मुझे हाइट चाहिए, तो आई कैन सिंपली यूज द रिलेशन जो कि काइनेमेटिक्स से निकलते हैं। उसमें क्या है, vf स्क्वायर इक्वल्स टू vi स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन इनटू z माइनस z नॉट। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, 0 होगी जी? यस सर। 0 होगी होगी जी सर होगी। ओके, बस सर हाइट निकालनी है ना इसमें। एग्जैक्टली हाइट निकालनी है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 गिवन है, 2a कितना है माइनस 9.81 और z कितना है h है, मतलब आपकी हाइट निकालनी है। जैसे h कितना आया 127 मीटर्स, सही है? गाइस क्लियर है सर, क्लियर है। ऑलराइट ना? जी सर सही। क्लियर है सर। इसमें there is no external force acting on it except the weight of the body. Now let's move to the second part. Second part कहता है कि अगर वो बॉडी जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको एयर ड्रैग रोकता है, और एफडी कहता है उस फोर्स को, जो एयर ड्रैग है वो क्या है, वो वेलोसिटी का फंक्शन है, 0.01 v स्क्वायर से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं वही एग्जैक्टली समीशन ऑफ एफ जेड को लिखता हूँ इन मैं समीशन ऑफ एफ जेड करता हूँ, ठीक है। समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड। अब मुझे बताओ कि कितनी फोर्सेज हैं। एक तो माइनस 98.1 वो फोर्स है जो उसका वेट है। देखो सी, देखो सी, फिगर सी देखो, नजर आ रही है फिगर सी? इसमें 98.1 जो है वो उसका वेट है जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, राइट? अच्छा, एक अब वो खुद ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, बट एक और फोर्स है जो नीचे की तरफ धकेल रही है, वो कौन सी फोर्स है, एफ डी। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। यस सर। तो दो फोर्स जो नीचे की तरफ है, कौन सी? एक तो वेट है 98.1 और एक एयर रेजिस्टेंस है जो उसको नीचे की तरफ धकेल रही है और बॉल जा रही है ऊपर की तरफ। तो जो एफ डी है वो नीचे की तरफ आएगी ना, माइनस ये 0.01 v स्क्वायर था, अभी कितना हो गया, माइनस 0.01 v स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। जी, इससे मसला है यहाँ पे, प्लीज आस्क मी, दिस इज इम्पोर्टेंट। सर नहीं समझ आ रही है। डायरेक्ट v की वैल्यू पुट नहीं कर दें 50? 50 कहाँ है? पीछे दी हुई है ना, कहाँ दी हुई? वो तो इनिशियल है। इनिशियल। अच्छा ये फाइनल है, ठीक है ठीक है। हमें नहीं पता ना फाइनल कहाँ है। सवाल किससे सही मसला है इस पार्ट में, प्लीज आस्क मी।
ओके क्लियर है। समझ नहीं आ रहा है, डबल क्यों निकालने हाइट? पहले पहले निकाल तो ली हाइट। बच्चे तो पार्ट 2 है ना लड़के, सवाल तो पढ़ो। पार्ट ए में एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नेगलेक्टेड, पार्ट बी क्या है? एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड व्हेन एफडी इक्वल्स टू दिस, राइट? 2 पार्ट है। पहले पार्ट में ए रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरे पार्ट में ए रेजिस्टेंस फंक्शन है वी का, राइट? एक फोर्स है ए रेजिस्टेंस की जो उसको ड्रैग कर रही है, उसको रोक रही है ऊपर जाने से, करेक्ट? जी सर। ठीक है, अब समझ में आया कि नेगेटिव 0.01 वी स्क्वायर क्यों आ रहा है? बिकॉज एयर ड्रैग उसे वो नीचे की तरफ ऐड कर रही है ना बॉडी के ऊपर, और -81 98.1 जो है वो उसका वेट है जो नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, बस दैट इज इक्वल्स टू 10a। अब आप गौर करो कि इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ किसका एडिशन है? इस वाले पार्ट का एडिशन है, ऐसे ही है? यस सर। नाउ अब सिंस द फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको सॉल्व किया आपने तो -0.001 v स्क्वायर प्लस 9.81 आ गया। अब मुझे निकालनी है हाइट। हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? देखो, फिर मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। एस टी रिलेटेड है तो वी निकलता है, वी टी निकलता है, वी टी से एस निकलता है। तो व्हाट इज द रेलेवेंट रिलेशन? अगर मेरे पास a मौजूद है एज अ फंक्शन ऑफ v, एंड इफ आई नीड टू फाइंड द हाइट, तो इफ यू रिमेंबर द रिलेशन ads equals to vdv, रिमेंबर? यस सर। यहाँ पे Yes, sir. dz कर दो, नो प्रॉब्लम, राइट? adz equals to vdv। अब देखो यहाँ पे v भी मौजूद है, मतलब एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन which is in terms of v, राइट? बात समझ आ रही है गाइस? जी सर। यस सर। a जो है किसका फंक्शन है? v का, राइट? और जो ये देख रहे हो रिलेशन adz equals to vdv, इसके अंदर आपके पास a को मैं रिप्लेस कर दिया एक्सेलरेशन इस वाली टर्म से dz into vdv। अब आपने क्या किया? इसको सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट किया, इस वाली टर्म को आप इधर ले गए, dz को उधर रखा, आपने इंटीग्रेट किया 0 to h, मतलब यहाँ पे फायर किया वहां से लेके h तक की हाइट, और यहाँ पे v की लिमिट क्या होगी? 50 to 0। 0 क्यों? क्योंकि वो हाइट पर गया और फिर रुक गया। बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं समझ आ रहा है। जी भाई, शर्माओ मत, पूछ लो कोई मसला है तो। सर आ रहा है समझ में। सर ये हाइट 50 कहाँ से आई? बेटा सवाल में गिवन थी। ये हाइट 50 नहीं है, वेलोसिटी 50 है। आप इस पे लिमिट लगा रहे हो ना यार v के फंक्शन को, तो आप वेलोसिटी की लिमिट पुट करोगे, हाइट तो आपको अननोन है। ओके सर। ओके, 50 आपकी इनिशियल लिमिट है वेलोसिटी की, और फाइनल लिमिट 0 क्यों है? बिकॉज जो बॉर्डर ऊपर आके रुक जाती है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट h। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, दिस इज नॉट अ सिंपल रिलेशन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज प्रीटी सिंपल, राइट? ऊपर vdv है, नीचे v स्क्वायर है, तो नीचे डेरिवेटिव मौजूद है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, यू डू नॉट नीड टू इंटीग्रेट इट, नॉट नीड टू शो द वर्किंग ऑफ द इंटीग्रेशन, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑलराइट। तो आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ पे h की वैल्यू जो है 114 आ रही है। अब आप एक गौर करो बात, द इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो 114 है, और पिछले पार्ट में जो h की वैल्यू थी वो 127 थी, which means the first part has, in the first part the ball reaches more height, greater height than compared to the second part। क्यों है ऐसा? एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट की हुई थी उसमें से। पहले पार्ट में एयर रेजिस्टेंस नहीं थी तो बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, दूसरे पार्ट में एयर रेजिस्टेंस थी तो द बॉल ट्रेवल्ड लेसर डिस्टेंस कंपेयर्ड टू द पार्ट ए, करेक्ट? तो एक अब इसका मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम जो है, अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। इसके प्रॉब्लम्स आर exactly the same problem which we discussed in chapter number 12, but the one addition is we have another equation which is f equals to ml, right? यस सर। now अब हमारे पास बैठे हैं 3 मिनट, तो मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। अब कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इसके और नुमाइकस करेंगे, और फॉर नाउ आगे नहीं जाना चाह रहा बिकॉज फिर टॉपिक नया आएगा, फिर मैं मसला होगा, तो हम इसके 2-3 नुमाइकस और करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है? कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो मुझसे, अदरवाइज देन आई विल फिनिश द क्लास। सर स्लाइड अपलोड कर दिया आपने? यार ये वाली आज नहीं की, मैं कर दूंगा। जी बोले, और कोई सवाल?
जी कोई सवाल नहीं है नहीं सर तो we can finish the meeting right okay ठीक है हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट आगे लेंगे ठीक है गाइस थैंक यू वेरी मच अटेंडेंस लगा दी आपने तो मैं मार्क कर दूंगा फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ ओके अल्लाह हाफिज़ कोई सवाल नहीं तो मैं ख़त्म कर देता हूँ ठीक है अल्लाह हाफिज़। Okay.